हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचपी मिथ एजुकेशंस न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो रहेगी अशोक के अभिलेख पार्ट 2। पार्ट 2 इसलिए क्योंकि पार्ट 1 जो है वो हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो पहले उस वाले वीडियो को देखिए, फिर आपको पार्ट 2 जो है वो समझ में आएगा। अशोक के अभिलेखों की अगर हम बात करें तो इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, जिनमें से शिलालेख यानी कि रॉक इंस्क्रिप्शंस को हम पार्ट 1 में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम पिलर इंस्क्रिप्शन और अशोक के केव इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अशोक के रॉक इंस्क्रिप्शन की तरह ही इसके जो पिलर इंस्क्रिप्शंस थे वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड थे। स्तंभलेख यानी कि पिलर इंस्क्रिप्शन, जिस तरह से शिलालेख 2 भागों में बांटे गए थे, लघु और दीर्घ, उसी तरह से स्तंभलेख पिलर इंस्क्रिप्शंस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। दीर्घ यानी इनको बृहद बोला जाता था, दीर्घ और बृहद स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख। तो सबसे पहले तो ये जो इसके पिलर इंस्क्रिप्शंस थे, इनमें अशोक की कौन कौन सी बातों का हमें पता चलता है, मतलब किस चीज के बारे में इनमें ज्यादातर वर्णन मिलेगा। तो यहाँ पे भी हमें अशोक के द्वारा जो धम्म नीति अपनाई गई थी और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड बातें जो हैं वो हमें स्तंभ लेखों में भी देखने को मिलेंगी। तो स्तंभ लेख भी अशोक के धम्म की नीति और प्रशासनिक बातों में जो है वो उनका उल्लेख स्तंभ लेखों में किया गया है, पिलर इंस्क्रिप्शंस में किया गया है। सबसे पहले हम दीर्घ या बृहद स्तंभ लेखों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो ये कितनी जगह पे मिले हैं और इनमें कितने लेख लिखे गए हैं। ये जो दीर्घ यानी कि बृहद स्तंभ लेख हैं, हमारे पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये 6 अलग अलग स्तंभों पर अलग अलग जगह पर लिखे गए हैं। मतलब 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और 6, 6 अलग अलग स्थानों से जो है हमें ये स्तंभ लेख मिले हैं, दीर्घ स्तंभ लेख या बृहद स्तंभ लेख। अब बात की जाए कि इन पर लिखा क्या क्या गया है, तो इन पे 7 टॉपिक जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। 7 टॉपिक इस पर, 7 टॉपिक दूसरे वाले पे, 7 टॉपिक तीसरे वाले पे। तो सेम बातें लिखी गई हैं इनमें भी, सेम, इसमें कहीं पे भी कुछ चेंज नहीं है। सब जगह पे सेम बातें जो हैं वो 7 लेख जो हैं वो लिखे गए हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा एक अलग तरह से रहेगा, जिस तरह से हमने शिलालेखों में पढ़ा था कि 13वां और 14वां लेख हमें 2 जगह पे ही मिलता है। तो यहाँ पे भी एक थोड़ा सा हटके रहेगी एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो हर लेखों में हमें सेम मिलेगी। तो चलिए पहले तो हम स्थान देखते हैं कि कहाँ कहाँ से जो है ये स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ लेख हमें मिले हैं। सबसे पहले दिल्ली, मेरठ से। तो देखो इसमें दिल्ली भी जुड़ा है और मेरठ भी जुड़ा है। सेकंड भी आपको वैसा ही मिलेगा, इसमें दिल्ली भी जुड़ा है और टोपरा भी जुड़ा है। तो दिल्ली मेरठ का मतलब है कि अशोक ने जब ये लेख लिखवाया था तो ये पहले मेरठ में था, बाद में इसे किसी अन्य राजा के द्वारा दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। तो जब दिल्ली मेरठ अभिलेख जो है अशोक से रिलेटेड, इसको अशोक ने मेरठ में ही बनवाया था, लेकिन आगे फिरोज शाह तुगलक होते हैं, तुगलक वंश के शासक होते हैं जो सल्तनत काल में आएंगे मेडिवल इंडिया में। फिरोज शाह तुगलक क्या करते हैं, इसे मेरठ से दिल्ली शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत वो दिल्ली अपने अपने राज्य में उसको स्थापित करवाते हैं। तो दिल्ली मेरठ अभिलेख अगर आपसे करंट टाइम में पूछा जाएगा कि कहाँ पे है, तो ये दिल्ली में स्थित है, पहले ये मेरठ में था। सेकंड आता है दिल्ली टोपरा अभिलेख। तो जो ये दिल्ली टोपरा अभिलेख है, ये पहले टोपरा हरियाणा में था। जब अशोक ने इसको बनवाया था तो ये टोपरा हरियाणा में था। अब जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे कहाँ पे शिफ्ट करवा दिया गया, दिल्ली में। तो ये भी आपने याद रखना है कि दिल्ली टोपरा अभिलेख जब अशोक ने बनवाया था तो ये टोपरा नामक जगह हरियाणा में था, लेकिन तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने इसे टोपरा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। अब इस लेख की एक और इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, ये जो दिल्ली टोपरा अभिलेख है ये बृहद स्तंभ लेखों में से, एक मिनट, ये जो दिल्ली टोपरा अभिलेख है ये बृहद स्तंभ लेखों में से
एकमात्र अभिलेख है जिसमें सारे 7 के 7 लेख लिखे गए हैं। बाकी के जितनी भी जगहें आपको मिलेंगी, दिल्ली मेरठ हो गई, आगे लौरिया अराजक है, लौरिया आनंदनगढ़ है, और भी लेख हैं, यहाँ पे आपको 6 ही टॉपिक लिखे हुए मिलेंगे, यानी कि 6 ही लेख आपको लिखे हुए मिलेंगे। सिर्फ ये दिल्ली टोपरा वाला ही अभिलेख है जिसपे हमें 7 लेख लिखे मिलेंगे हैं। अब एक बार दोबारा से भी मैं आपको समझाऊंगी जब हम पूरे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट जो अभिलेख है, स्तंभ लेख है, वो हमें लौरिया अराजक, जो कि आज के समय में बिहार चंपारण में पड़ता है, लौरिया नंदनगढ़ ये भी बिहार चंपारण में पड़ता है, और रामपुरबा ये भी बिहार चंपारण में पड़ता है। ये तीनों ही जो बृहद स्तंभ लेख हैं अशोक के, ये बिहार चंपारण में स्थित है। और उसके बाद छठा लेख आता है प्रयाग, जो पहले कौशाम्बी में था लेकिन बाद में इसे प्रयाग में शिफ्ट कर दिया गया था। ऐसा बोला जाता है कि राजा अकबर जो हुए हैं आगे चल करके, बादशाह अकबर, उन्होंने इसे कौशाम्बी से प्रयाग शिफ्ट कर दिया था। क्लियर? लेकिन जब ये पहले बनाया गया था तो ये कौशाम्बी में था। अब देखो, मैं यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी हमने 6 लेख पढ़े, इसमें से दिल्ली मेरठ में 6 लेख लिखे गए थे, ठीक है। लौरिया अराजकता में भी 6 लेख लिखे गए थे, लौरिया नंदनगढ़ में भी 6 लेख लिखे गए थे, और रामपुरबा में भी आपके 6 लेख लिखे गए थे। और उसके बाद जो प्रयाग वाला है उसमें भी 6 लेख लिखे गए थे। सिर्फ और सिर्फ आपका दिल्ली टोपरा ही एक ऐसा अभिलेख है जिसमें हमें 7 लेख लिखे हुए मिलते हैं। तो ये आपने याद रखना है। टोटल कितनी जगहों पे हैं ये? 6 जगह पे हैं। दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, लौरिया अराजक, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरबा और प्रयाग। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये 7 लेख क्या थे। ये जो 6 अलग अलग जगह पे इन्होंने पिलर्स बनवाए, ठीक है, 6 अलग अलग जगह पे इन्होंने पिलर्स बनवाए, इन पिलर के ऊपर ये क्या 7 लेख लिखे गए थे। तो सबसे पहले तो आता है प्रथम लेख, राज्याभिषेक से 26 वर्ष के बाद लिखवाया, अपने धम्म सिद्धांत की प्रशंसा की तथा बताया कि साम्राज्य के सभी कर्मचारी भी धम्म का पालन करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि ये जो पिलर इंस्क्रिप्शंस थे, इनमें मैक्सिमम आपको धम्म के बारे में चर्चा मिलेगी, या तो कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का नाम मिलेगा, या प्रशासन के बारे में, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ कहा जाएगा। ठीक है, जैसे पहले ही लेख से आपको दोनों ही बातें पता चल रही हैं। प्रथम लेख में इन्होंने क्या लिखवाया? अपने शासनकाल के 26वें वर्ष के बाद लिखवाया था। 26 वर्ष के बाद, 26 वर्ष बाद मतलब 269 में इनका राज्याभिषेक हुआ था, तो -26 आपने कर लेना है, वो ईयर निकल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है, मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ईयर से नहीं पूछे जाते, अशोक से रिलेटेड ऐसे पूछे जाता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद ये काम किया, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद कौन सी लड़ाई की, तो इस तरह से पूछा जाता है। तो राज्याभिषेक के 26 वर्ष के बाद इन्होंने कहा कि इन्होंने इस लेख में लिखा कि धम्म की इन्होंने प्रशंसा की कि धम्म अच्छा है, धम्म की नीति को अपनाना चाहिए। साथ ही साथ में इन्होंने कहा कि मेरे जितने भी कर्मचारी हैं, मेरे साम्राज्य में मेरे प्रशासनिक जितने भी अधिकारी या कर्मचारी हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो धम्म का पालन करते हैं। कहीं ना कहीं आम जनता को एक प्रलोभन उन्होंने दिया कि मेरे सारे के सारे कर्मचारी भी धम्म का पालन करते हैं, तो तुम्हें भी धम्म का पालन करना चाहिए। दूसरे लेख में लिखा कि धम्म क्या है, इस प्रश्न का उत्तर दिया। दूसरे लेख में वे खुद ही क्वेश्चन करते हैं कि धम्म क्या है, उसके बाद वो नीचे लिखते हैं कि धम्म ये है व्यक्तियों को अच्छा जीवन जीने के लिए, भाईचारे के लिए, समानता के लिए, एक दूसरों की मदद करने के लिए बनाया गया एक नीति है। उसके बारे में इन्होंने आंसर किया कि धम्म क्या है, इस प्रश्न का उत्तर दिया। उसके बाद जो तीसरा लेख था उसमें उन्होंने क्वेश्चन किया कि पाप क्या है, और इस प्रश्न का इन्होंने उत्तर दिया। अब थर्ड टॉपिक इनका रहा कि पाप क्या है। इन्होंने कहा कि जितने भी हम लालच से या बुरी भावना से जो भी काम करते हैं, हथियाने की भावना से, दूसरों का हक मारने की उससे प्रवृत्ति से जो काम करते हैं वो पाप है। साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि इस पाप को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो बोला मन, वचन, क्रम और इंद्रियों पर विजय के बाद ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो तीसरे लेख में इन्होंने क्वेश्चन किया और उस क्वेश्चन का खुद ही आंसर दिया कि पाप क्या है और इसको कैसे कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है।
नेक्स्ट आता है चौथा लेख। चौथे लेख में इन्होंने अपने न्याय और दंड व्यवस्था के बारे में बताया और एक रज्जुक नामक अधिकारी के बारे में बताया। जैसे मैंने कहा कि इस यहां से हमें प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में भी पता चलेगा। तो जो चौथा स्तंभ लेख था, दीर्घ स्तंभ लेख, उसमें न्याय और दंड व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा कि अशोक के टाइम पीरियड में न्याय बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत बुरा दंड नहीं दिया जाता है ना, मामूली से दंड प्रावधान है और न्याय भी सबको मिलता है, ये उन्होंने वर्णन किया। और कहा कि एक रज्जुक नामक अधिकारी है जो कि स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ता कि हाँ राजा बोलेगा तो वही करना पड़ेगा, वो कानून के हिसाब से ही निर्णय लेता है रज्जुक नामक अधिकारी। कौन होते हैं रज्जुक नामक अधिकारी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मौर्य काल में रज्जुक नामक अधिकारी कौन थे। तो रज्जुक नामक अधिकारी थे क्षेत्रों के कानून और न्याय अधिकारी। तो ये भी याद रखना है, रज्जुक नामक अधिकारी का वर्णन भी हमें अशोक के दीर्घ यानी कि बृहद स्तंभ लेख में मिलता है। हम अशोक के बृहद स्तंभ लेख पढ़ रहे हैं, तो यहां पर ही इसी के ही हमें आगे चल करके चौथे लेख में रज्जुक नामक अधिकारी का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आता है पांचवा लेख। पांचवा लेख जुड़ा हुआ था प्राणियों के वध को वर्जित करना। टोटली यहाँ पे बोला गया कि पांचवें लेख में बोला गया कि प्राणियों को मारना बिल्कुल बैन है। आप इस पीछे वाली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था कि प्राणियों को मारना और खाना कम कर दिया गया है, लेकिन जब तक इन्होंने ये वाला लेख लिखवाया, इन्होंने पिलर इंस्क्रिप्शन लिखवाए, यहाँ पर पहुंचते पहुंचते प्राणियों का वध करना टोटली वर्जित कर दिया गया था। तो ये भी चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है छठा अभिलेख, छठा लेख। इसमें सभी संप्रदायों को एक समान महत्व अशोक के जीवन में है, इसके बारे में वर्णन किया गया है कि अशोक ने भले ही बौद्ध धर्म में वो परिवर्तित हो गए हों या अपना लिया हो, लेकिन फिर भी बाकी के जो धर्म हैं संप्रदाय हैं उनके लिए वो सेम भावना रखते हैं, एक जैसा ही उन्हें भी सम्मान की दृष्टि से वो देखते हैं। नेक्स्ट आता है सातवां लेख। अब ये सातवां लेख है जो केवल और केवल सिर्फ दिल्ली टोपरा वाले लेख पर ही हमें मिलता है। जो दिल्ली टोपरा में स्तंभ बनाया गया उसमें ही हमें ये लेख लिखा हुआ मिलता है। बाकी के जितने भी स्तंभ बनाए, दिल्ली मेरठ, लौरिया राजक, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और प्रयाग, इन स्तंभों में हमें ये सातवां वाला लेख नहीं मिलता। सिर्फ ये 6 लेख ही हमें इन बाकी के स्तंभों पर मिलते हैं। लेकिन जब ये जब ये दिल्ली टोपरा वाला स्तंभ आता है तो इसमें सातवां लेख भी जोड़ दिया जाता है। अब हो सकता है ये पर्टिकुलर इस टोपरा वाले एरिया को ही इन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन देनी हो, उसके लिए ये बनाया गया हो, तो इसी पे लिखा गया हो। ठीक है, तो सातवें में बोला गया धम्म के विकास के लिए किए गए कामों का वर्णन। सातवें जो इसका लेख था उसमें धम्म के काम के लिए जितने भी काम किए गए, धम्म के विकास के लिए, जैसे प्रचार के लिए महामात्राओं की नियुक्ति की गई या फिर और चीज़ें भी की गई उसको बढ़ावा देने के लिए, वो सारे काम का वर्णन किया। और साथ ही साथ में लोक कल्याणकारी कार्यों का भी इसमें वर्णन किया कि राजा अशोक जो है उन्होंने सभी लोगों के कल्याण के लिए बहुत से लोक कल्याणकारी कार्य किए, जैसे कि बाग लगवाना, कुएं खुदवाना, सराय बनवाना। इन सब का वर्णन भी हमें दिल्ली टोपरा नामक अभिलेख में मिलता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पूछा जाता है कि अशोक के किस स्तंभ लेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि उसने अपने साम्राज्य में बाग लगवाए, बाग बगीचे लगवाए, कुएं खुदवाए और रहने के लिए, आम जनता को रहने के लिए सराय यानी कि धर्मशालाएं बनवाई। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाता है। तो ये थे अशोक के दीर्घ स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ लेख। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, दीर्घ है तो लघु भी आएंगे, तो लघु स्तंभ लेखों के बारे में पढ़ेंगे जो कि अशोक ने बनवाए थे। नेक्स्ट आता है लघु स्तंभ लेख। अब लघु स्तंभ लेख कैसे होते हैं, जैसे मैंने कहा लघु का मतलब होता है जिसमें कोई एक छोटी सी जानकारी मिलेगी, आपको बहुत सारे लेख नहीं मिलेंगे। जैसे पीछे हमने पढ़ा, ये जो हमने दीर्घ स्तंभ लेख पढ़े उसमें हमने देखा कि 6 और 7 जानकारियां लिखी गई थी। लघु स्तंभ लेख वैसे ही होंगे जैसे कि उसमें कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, कोई एक जानकारी हमें मिलेगी, एक ही टॉपिक के बारे में बात की जाएगी, उसमें मल्टीपल टॉपिक उसमें नहीं रहेंगे। तो लघु स्तंभ लेखों में अशोक की राज घोषणाएं इसमें मिलती हैं।
ठीक है, तो राज घोषणाएं एक ही होती है, जब कोई राज घोषणा करनी है, उसको कोई इंफॉर्मेशन देनी है, कोई जानकारी देनी है, उसके लिए लिखे गए। तो इसके जो सॉरी लघु स्तंभ लेख थे वो हमें 5 जगह से मिले हैं, 5 अलग अलग जगह से मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं और कौन कौन से मिले? सबसे पहले आता है सांची लघु स्तंभ लेख। सांची लघु स्तंभ लेख जो कि आज के टाइम में मध्य प्रदेश में है। इसमें महामात्रों को संघ भेद रोकने के आदेश दिए गए थे। महामात्र कौन थे? इसने जो धम्म के प्रचार के लिए बनाए थे ना अधिकारी, महामात्रों की नियुक्ति की थी इन्होंने, क्लियर। उनको इन्होंने बोला था कि संघ भेद यानी कि जो ग्रुप थे मौर्य काल में, जो ग्रुप थे, संघ थे, उनमें विभेद हो रहा था। वो इतना विभेद, इतना ज्यादा विवाद, इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो सकते थे। तो उस संघ के विघटन को रोकने के लिए जो है ये आदेश दिए गए थे महामात्रों को। सांची का स्तंभ लेख होगा लघु, या सारनाथ का लघु स्तंभ लेख होगा, इन दोनों में सेम ही बात की गई थी, क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि महामात्रों को संघ भेद रोकने के आदेश का वर्णन किन अभिलेखों पर हमें मिलता है? तो सांची का जो लघु स्तंभ लेख है और सारनाथ का जो लघु स्तंभ लेख है, इन दोनों पर हमें सेम इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन सांची लघु स्तंभ लेख है आपके मध्य प्रदेश में और सारनाथ स्तंभ लेख है आपके यूपी में। तो 2 लघु स्तंभ तो ये हो गए। नेक्स्ट आता है कौशाम्बी स्तंभ लेख। कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख जो है वो यूपी में है। इसमें अशोक की रानी कारूबाकी द्वारा दान देने का उल्लेख हमें मिलता है और अशोक के पुत्र तीवर का भी हमें यहाँ पर वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है कि किस लेख से या किस अभिलेख से हमें अशोक की रानी कारूबाकी का वर्णन मिलता है और उसके बेटे तीवर का वर्णन मिलता है। तो वो है कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख। इंपॉर्टेंट, कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख यूपी में आज के टाइम पे है। इसमें अशोक की रानी कारूबाकी का वर्णन मिलता है कि उन्होंने कुछ दान दिया था और उनके पुत्र तीवर का भी हमें पता चलता है। नेक्स्ट आता है चौथा लघु स्तंभ लेख रुमनदेई स्तंभ लेख। ये नेपाल में स्थित है। रुमनदेई स्तंभ लेख जो है ये अशोक के द्वारा ही बनवाया गया था, लेकिन ये नेपाल में स्थित था। अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष वो नेपाल आया तथा यहाँ पर धार्मिक कर टैक्स बलि को माफ किया तथा भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया। इंपॉर्टेंट, कब वो नेपाल गया ये भी पूछा जा सकता है कि अशोक अपने शासनकाल के, अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद जो है वो नेपाल गया। तो राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक नेपाल जाते हैं। एक धार्मिक टैक्स होता था बलि, उसको खत्म कर देते हैं नेपाल में, तथा भूमि कर घटा करके 1/8 कर देते हैं। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये जानकारी हमें अशोक ने जो रुमनदेई नेपाल में एक लघु स्तंभ लेख बनवाया था उसमें लिखी गई है, वहां से हमें ये जानकारी मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट अभिलेख भी उन्होंने नेपाल में ही बनाया। इसे निगलीवा या निगाली सागर स्तंभ लेख भी कहा जाता है। ये भी नेपाल में ही स्थित है। इसमें अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगाली आया तथा यहाँ पर कोनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया। ये जानकारी हमें मिलती है। ये दोनों ही अभिलेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो इनकी जगह ही आपसे पूछ ली जाएगी कि रुमनदेई अभिलेख या निगाली अभिलेख जो है ये दोनों कहाँ पे हैं। तो ये दोनों है नेपाल में। दोनों पर अलग अलग चीजें लिखी गई। रुमनदेई पे अलग चीज लिखी गई। ये जो निगाली सागर अभिलेख था, या सिंपल आपको कभी निगाली स्तंभ लेख भी लिखा जा सकता है या निगलिवी स्तंभ लेख भी बोला जा सकता है। इसमें उन्होंने बोला कि कोनक मुनि नामक स्तूप का संवर्धन यानी कि एनहांसमेंट इन्होंने किया था, उसको बढ़ाया था, जो कोनक मुनि स्तूप था। अब आपसे पूछा भी जा सकता है कि कोनक मुनि स्तूप जो है वो किसने बनवाया था। तो एक्चुअल में कोनक मुनि स्तूप जो है वो नेपाल में मौर्य काल का कर संरक्षक संग्रहण अधिकारी होता था, उसने बनवाया था। मैंने कहा ना कि कर लेता था, वो धार्मिक कर लेता था, बलि कर। तो बलि कर लेने के लिए नेपाल में मौर्य काल का नेपाल में एक अधिकारी होता था जिसका नाम था कोनक मुनि। और कोनक मुनि ने नेपाल में एक स्तूप भी बनवाया था, जिस स्तूप का नाम भी हो गया था कोनक मुनि स्तूप। जब
वो नेपाल गए, अशोक जब नेपाल गए तो उन्होंने कोनकमणि स्तूप का इन्हांसमेंट किया था। इसी बात की जानकारी हमें जो है वो निगाली सागर लघु स्तंभ लेख में देखने को मिलती है। तो इस वाले छोटे से लघु स्तंभ लेख से बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन एक, अशोक का अधिकारी कौन था जो कि नेपाल में कर को संग्रहण करता था, कर एकत्रित करता था, तो वो था कोनक मुनि। कोनक मुनि स्तूप कहाँ पे है? नेपाल में है। किसने बनवाया? कोनक मुनि ने बनवाया। कोनक मुनि स्तूप का संवर्धन यानी कि इन्हांसमेंट किसने किया नेपाल में? तो वो अशोक ने किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन सारी बातों का वर्णन कि कोनक मुनि स्तूप था, इन्हांसमेंट किया, इसकी जानकारी हमें कौन से अभिलेख से मिलती है? तो नेपाल का जो निगाली सागर लघु स्तंभ लेख है वहां से हमें ये जानकारी मिलती है। तो इस तरह से टोटल ये जो लघु स्तंभ लेख थे वो हमें 5 अलग-अलग जगह से मिलते हैं, जिनमें से 3 तो आपके भारत में ही हैं और 2 जो हैं वो नेपाल में स्थित हैं। तो इस तरह से ये थे अशोक के पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि लघु इंस्क्रिप्शन और दीर्घ पिलर इंस्क्रिप्शन में डिवाइडेड थे। सेम वैसे ही जो आपके दीर्घ यानी कि बड़े पिलर इंस्क्रिप्शंस होंगे उन पे मल्टीपल टॉपिक लिखे जाएंगे, बहुत सारी जानकारी आपको दी जाएगी, जबकि जो लघु इंस्क्रिप्शंस रहेंगे, लघु छोटे पिलर इंस्क्रिप्शन रहेंगे, वहां पर आपको एक ही टॉपिक के बारे में जानकारी जो है वो मिलेगी। अब लास्ट में आता है केव इंस्क्रिप्शन। अब ये जो केव इंस्क्रिप्शन यानी कि गुहा लेख है, ये भी अशोक के टाइम पीरियड में मिले हैं। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर राज्याभिषेक के 12वें और 19वें वर्ष में 2 गुफाएं बनवाई थी। जैसे मैंने कहा कि 12वें और 19वें वर्ष, अशोक का टाइम पीरियड ऐसे ही लिखा जाता है, कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं वहां पे मेंशन किया जाता था, सिर्फ ऐसा लिखा जाता था कि जब भी उसने राज्याभिषेक किया उसके 12वें और 19वें वर्ष में। तो राज्याभिषेक 269 में हुआ था, उसके बाद 12वां और 19वां वर्ष आप माइनस कर सकते हैं, यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम मैंने कहा कि ऐसा ही पूछा जाता है कि कौन से वर्ष में किया गया था। तो अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर 2 गुफाएं बनवाई थी जहां पे उसने अपने लेख लिखवाए। बराबर की पहाड़ियां आज के टाइम पे कहाँ पे हैं? बिहार में है। तो 2 गुफाएं इन्होंने बनवाई थी, एक सुदामा गुफा और एक करण चौपार गुफा। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सुदामा गुफा और करण चौपार गुफा कौन सी पहाड़ियों पर है? तो ये बराबर की पहाड़ियां बिहार में है। नेक्स्ट आता है, ये दोनों गुफाएं अजीवक संप्रदाय को दान कर दी गई थी। आगे चल करके ये दोनों ही गुफाएं, सुदामा गुफा और करण चौपर गुफा जो है वो अजीवक संप्रदाय को दान कर दी गई। इसके अलावा एक अन्य गुफा भी बनवाई गई, विश्व झोंपड़ी गुफा। ये भी अशोक द्वारा ही बनवाई गई थी, विश्व झोंपड़ी गुफा। इसके बाद अशोक का एक और पान गोररिया गुहालेख आता है, पान गोरारिया अभिलेख आता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसमें अशोक को महाराज कुमार बोला गया, महाराज कुमार लिखकर संबोधित किया गया इसमें अशोक को। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका कि कौन से गुहालेख यानी कि कौन से केव इंस्क्रिप्शन में अशोक को महाराज कुमार बोला गया। तो ये पान गोरारिया अभिलेख है, एक गुहा इंस्क्रिप्शन है, केव इंस्क्रिप्शन है, जो कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में है, उसमें ये बोला गया। इसके अलावा सुदामा गुफा, करण चौपार गुफा और विश्व झोंपड़ी गुफा जो है यहाँ पर अशोक के द्वारा बनवाई गई और इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें लिखी गई, जो कि आज के टाइम पे अगर आप जाएंगे तो मैक्सिमम डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। तो ये 3 से 4 गुफाएं जो हैं वो उन्होंने बनवाई थी, जो कि मेजरली इंपॉर्टेंट है, मेनली जानी जाती है अशोक के केव इंस्क्रिप्शंस के रूप में। इनमें से सुदामा गुफा और करण चौपार गुफा जो है वो अजीवक संप्रदाय को उन्होंने दान भी दे दी थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। और कहाँ पे है ये गुफाएं, ये भी आपको याद होनी चाहिए करंट टाइम पीरियड में। उसके बाद आता है, तो ये थे अशोक के अभिलेख जिसमें हमने उनके रॉक इंस्क्रिप्शन, पिलर इंस्क्रिप्शन और केव इंस्क्रिप्शन को पढ़ा। इसके बारे में इसके बाद कुछ और जानकारी कि अशोक के अभिलेखों में कौन सी भाषा या लिपियों का प्रयोग हुआ है। तो अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है, प्राकृत भाषा उपयोग है, जबकि अगर उस भाषा को लिखने की लिपि हम देखें तो वो अलग अलग है। कुछ पे ब्राह्मी है, खरोष्टी है, अरमाइक है और यूनानी लिपियों का भी प्रयोग हुआ है। तो ये लिपि भी आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी लिपियां प्रयोग की गई हैं और कौन कौन सी
भाषा है। तो भाषा तो सिर्फ एक है, प्राकृत भाषा, और लिपि बहुत ज़्यादा है। इसी प्राकृत भाषा को लिखने की लिपि अलग अलग है। कुछ जगह इसको ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है भाषा को, कुछ जगह पे खरोष्टी लिपि में लिखा गया है प्राकृत भाषा को, कुछ जगह पे अरमाइक, कुछ जगह पे यूनानी। इसके अलावा अशोक के अन्य अभिलेख भी हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की श्रेणी में नहीं लिखा गया। इसके अलावा और भी अशोक के अभिलेख मिलते हैं, छोटे मोटे अभिलेख, 1 लाइन के, 2 लाइन के, जिनको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया है। वो ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम पे या तो बहुत नॉर्मल रूप से लिखे जाते होंगे या बहुत ही साधारण काम उस टाइम पे उन अभिलेखों का रहा होगा। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें उन अभिलेखों से इसके बारे में नहीं मिलती है। तो आज की वीडियो में हमने यही डिस्कस किया अशोक के अभिलेखों के बारे में। इससे पहली वीडियो में भी हम अशोक के अभिलेख पार्ट 1 किए हैं। अब इसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, तो आप इन एमसीक्यूज को लगाइएगा और देखिएगा कि कितना ज़्यादा आपको अशोक के अभिलेखों के बारे में समझ आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ जो प्रारंभ में कौशाम्बी में स्थित था, प्रयाग में किस राजा द्वारा लाया गया? तो हमने डिस्कस ही किया, आज ही की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि अशोक का स्तंभ, जिसे आज प्रयाग स्तंभ के नाम से ही जाना जाता है, प्रयाग स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है, ये जो है वो पहले कौशाम्बी में था, लेकिन बाद में इसे प्रयाग शिफ्ट कर दिया गया। तो इनमें से कौन राजा है जिन्होंने ऐसा किया? राजा कनिष्क है, राजा समुद्रगुप्त है, फिरोज शाह तुगलक है, या फिर अकबर है? तो इनमें से आपको ऑप्शन डी राइट रहेगा। अकबर के द्वारा जो है वो अशोक का कौशाम्बी स्तंभ लेख, कौशाम्बी पिलर इंस्क्रिप्शन, कौशाम्बी से प्रयाग यानी कि प्रयागराज जो है वो शिफ्ट किया गया था। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? इसके साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है, उनकी प्रशासकीय नीतियों का वर्ण पता चलता है, उनके धार्मिक विचारों का पता चलता है, या उपरोक्त सभी? तो अगर आपने पुराना पिछला वाला वीडियो भी देखा होगा अशोक के अभिलेख पार्ट 1, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो उसके रॉक इंस्क्रिप्शंस थे वहाँ पर हमें उसके साम्राज्य विस्तार का भी पता चलता है, हमें कलिंग युद्ध का पता चलता है, हमें और कौन कौन से एरिया उसके साथ लगते थे वहाँ का पता चलता है, कौन कौन से कबीले जातियाँ पे उसने विजय प्राप्त की थी उनका पता चलता है। इसके अलावा प्रशासकीय एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी का पता तो हमने आज के अभिलेखों में भी पढ़ा, और धार्मिक विचारों का धम्म, उसके बारे में भी हमें दोनों तरह से पता चलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका, उपरोक्त सभी बातों की जानकारी जो है वो हमें अशोक के इंस्क्रिप्शंस के द्वारा अशोक के बारे में मिलती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में चिकित्सा के 2 प्रकारों का वर्णन हमें मिलता है? तो अशोक के अभिलेखों को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। शिलालेख यानी कि रॉक इंस्क्रिप्शन, स्तंभ लेख यानी कि पिलर इंस्क्रिप्शन, गुहा लेख यानी कि केव इंस्क्रिप्शन, या उपरोक्त सभी में हमें ये जानकारी मिलती है। तो फिर मैं बोलूँगी कि अगर आपने पार्ट 1 वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि अशोक के जो रॉक इंस्क्रिप्शन है यानी कि शिला इंस्क्रिप्शन है, उनके ऊपर बात की गई है 2 प्रकार की चिकित्सा की, एक मनुष्य के लिए और एक जानवरों के लिए। दोनों प्रकार की चिकित्सा की बात जो है वो अशोक ने अपने रॉक इंस्क्रिप्शन के ऊपर की है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अशोक ने अपने रॉक इंस्क्रिप्शंस यानी कि शिलालेखों में चिकित्सा के 2 प्रकारों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के दीर्घ शिलालेख कितनी जगहों से मिले हैं? दीर्घ शिलालेख यानी कि जो बड़े रॉक इंस्क्रिप्शन है, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, जो बड़े शिलालेख हैं वो हमें कितनी जगह से मिले हैं? यहाँ पे स्थानों की बात की गई कि कितने स्थानों से मिले हैं, 14, 8, 7 या 6। तो ये हमें 8 अलग अलग स्थानों से मिले हैं, जो कि बड़े शिलालेख हैं, रॉक हैं, बड़े रॉक्स के ऊपर लिखे गए शिलालेख हैं, 8 जगह से मिले हैं। और उनमें अगर टॉपिक की बात की जाएगी, टॉपिक यानी कि लेखों की बात की जाएगी, तो उन पर 14 टॉपिक जो थे वो लिखे गए थे। इसी तरह से आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि अशोक के लघु स्तंभ लेख जो है वो हमें 6 जगह से मिले हैं, जबकि उनके ऊपर टॉपिक की अगर बात की जाएगी तो टॉपिक कितने लिखे गए हैं उनके ऊपर? 7 टॉपिक उनके ऊपर
लिखे गए हैं। तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देखा जाए तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। 8 जगह से हमें बड़े रॉक इंस्क्रिप्शन जो है वो अशोक के लिखे हुए मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में उसका नाम अशोक मिला है? अशोक के कौन कौन से अभिलेख हैं? अशोक का नाम हमें हर जगह पे अशोक नहीं मिला है कि राजा अशोक, कुछ जगह पे हमें लिखा गया है कि मौर्य काल के राजा, कुछ जगह पे हमें कुछ और नाम मिला है, प्रियदर्शी मिला है, कुछ जगह पे बुद्ध शाक्य मिला है। तो कौन कौन से ऐसे अभिलेख हैं जहां पर उनका हमें एक्चुअल नाम जो कि अशोक है वो मिला है? नेत्तूर इंस्क्रिप्शन पे मिला है, गुर्जरा लेख पे मिला है, उडेगोलम में मिला है, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आ जाएगा। इन तीनों ही शिलालेखों पर, इन तीनों ही रॉक इंस्क्रिप्शंस पर, तीनों ही इंस्क्रिप्शंस पर हमें अशोक नाम लिखा हुआ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमने आज ही डिस्कस किया वीडियो में, मेरठ से अशोक के स्तंभ लेख को दिल्ली किसने लाया? जिसे हमने दिल्ली मेरठ नाम से भी, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख के नाम से भी पढ़ा। स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ लेख, बड़ा पिलर इंस्क्रिप्शन। राजा कनिष्क है, समुद्रगुप्त है, फिरोज शाह तुगलक है, या फिर अकबर है? तो आज ही पढ़ा हमने फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश के राजा जो है फिरोज शाह तुगलक, उनके द्वारा ही अशोक के मेरठ वाले स्तंभ लेख को दिल्ली लेकर आया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तंभ लेख में अशोक के बेटे तीवर का नाम आता है? ये भी क्वेश्चन हमने आज ही डिस्कस किया। कौन सा ऐसा स्तंभ लेख है जहां से अशोक के बेटे तीवर के बारे में हमें पता चलता है? सांची स्तंभ लेख है, सारनाथ स्तंभ लेख है, रुमनदेही है, या फिर कौशाम्बी है? तो वो है आपका कौशाम्बी स्तंभ लेख। कौशाम्बी स्तंभ लेख में हमने ये भी देखा कि अशोक की पत्नी होती है कारूबाकी, उसके दान देने का भी जो है उसमें वर्णन किया गया है। साथ ही साथ में उनके बेटे तीवर के बारे में भी हमें जानकारी कौशाम्बी का, ये छोटा पिलर इंस्क्रिप्शन है। अगर कैटेगरी की बात कर दी जाए तो कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख है, छोटा पिलर इंस्क्रिप्शन है, जहां से हमें उनके बेटे तीवर की जानकारी मिली है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप भी साथ साथ में देखते चलिए कि कितनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको इस टॉपिक की हुई है और कितने क्वेश्चन के आंसर जो है वो आप दे पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकण मुनि ने स्तूप कहाँ बनवाया था? अभी डिस्कस किया हमने, प्रयागराज में बनवाया, नेपाल में बनवाया, भूटान में बनवाया, या धौली में बनवाया? तो सबसे पहले तो कोकण मुनि था कौन? कोकण मुनि अशोक के टाइम पीरियड में कर एकत्रित करने वाला अधिकारी था, जो कि नेपाल के लिए अपॉइंट किया गया था। नेपाल के एरिया में जो भी टैक्सेस होते थे उनको वो इकट्ठा करता था, तो वो था कोकण मुनि अधिकारी। कोकण मुनि क्योंकि नेपाल में था तो उसने एक स्तूप बनवाया जो कोकण मुनि स्तूप के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ, और ये कहाँ पे बनवाया गया था? नेपाल में बनवाया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा बनवाई गई सुदामा गुफा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये भी डिस्कस किया हमने कि सुदामा गुफा जो है वो बराबर की पहाड़ियों पर, जो कि बिहार में स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए, बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? बिहार में है। तो बिहार में स्थित है सुदामा गुफा, जो कि अशोक के द्वारा बनवाई गई थी, और उसके बाद अजीविका संप्रदाय को इन्हें दान दे दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर भी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सारी ही लिपियां जो है वो अशोक के अभिलेखों में, भले वो केव इंस्क्रिप्शन हो, पिलर इंस्क्रिप्शन हो, रॉक इंस्क्रिप्शन हो, उनमें प्रयोग की गई थी। तो ये था अशोक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। इससे प्रीवियस वीडियो में और आज की वीडियो में हमने इसको कंप्लीट किया और बहुत डिटेल में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाने के लिए जो है हमारे चैनल HP मिथ एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।